हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो अपन जो है वो चैप्टर के एंड पॉइंट पे चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक में थोड़ी सी डिटेल आपको दी गई थी। आज अपन अपमार्जक और उसकी जो शोधन क्रिया होती है, कपड़ों को किस प्रकार जो है वो साफ करता है, वो देख के अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है आप उसको पूरा देखिए और बाकी जो स्टूडेंट है उन तक भी आप इनको पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके, फायदा उठा सके। तो आज अपन चालू कर रहे हैं अपमार्जक। अपमार्जक में मैंने आपको क्या बताया था कि अपमार्जक भी एक तरह से सोडियम लवण होते हैं, लेकिन वो होते हैं सल्फोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के। उसके बाद में बता दिया था, लास्ट क्लास में था ये, आप लास्ट का वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये भी बताया था कि अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहते हैं। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहते हैं। एक सूत्र लेबर ने लिखा था, इस तरीके से लिखा था RSO3Na और एक लिखा था ROSO3Na। इसमें सोडियम जो है धातु होता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस हुआ और बाकी समूह के ऊपर माइनस हुआ। तो इसका नाम अगर लिखें तो R का नाम होता है एल्किल, R का नाम होता है एल्किल, Na का नाम होता है सोडियम और बाकी जो समूह बचा है ना उसको बोलते हैं सल्फोनेट। इसको लिखेंगे अगर तो इसमें भी R तो है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एल्किल हुआ। Na इसमें भी है, इसका मतलब ये भी सोडियम भी इसमें आएगा। लेकिन यहाँ पर है SO4, ये क्या हो जाएगा, सल्फेट। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नाम हो गया। कई बार जो होता है यहाँ पर इसके बीच में बेंजीन भी जोड़ देते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं RC6H5OSO3Na। अब देखो आपकी बुक्स के अनुसार देखते हैं ना तो ये सही है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो ये गलत है। यहाँ पर हमें 4 आना चाहिए, क्योंकि C6H6 बेंजीन होता है, तो एक इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया, तो 2 हाइड्रोजन कम होने चाहिए। तो वास्तविक सूत्र जो है ना वो ये है, C6H4 आएगा यहाँ पर। तो इसमें देखो परिवर्तन क्या हो जाएगा, एल्किल तो है, इसमें सोडियम भी है, सल्फेट भी है, बस ये जो है ना ये बेंजीन हो जाएगा। और अगर ऐसे लिख दे ऐसे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब एल्किल सोडियम और बेंजीन सल्फोनेट। और ज्यादातर अपमार्जक के रूप में जो है ना इन सल्फोनेटों को काम में लेते हैं अपन। तो इस तरीके से ये सूत्र हो गया अपमार्जकों के। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि जो अपमार्जक और साबुन थे ना उनमें अंतर किस चीज का होता है। तो सोडियम और पोटेशियम साबुन जल में घुलनशील थे और कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में घुलनशील थे, इसलिए वो कठोर जल में साबुन जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो चाहे सोडियम के रूप में हो, चाहे पोटेशियम के रूप में, चाहे मैग्नीशियम कैल्शियम किसी भी रूप में हो, मतलब अगर यहाँ पे सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता या कैल्शियम होता तो ये जो है ना ये भी जल में विलय होते हैं। मतलब साबुन जो थे ना साबुन, उनमें तो सोडियम पोटेशियम वाले ही घुलते थे, मैग्नीशियम और कैल्शियम वाले नहीं घुलते थे। लेकिन यहाँ पर है ना सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सब के सभी जो है वो क्या होते हैं, विलय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अवक्षेपित नहीं होते और अवक्षेपित नहीं होने के कारण इनका जो उपयोग है वो कठोर और मृदु जल दोनों प्रकार के जलों में किया जा सकता है। लेकिन इनकी जो एक प्रॉब्लम है वो है कि ये जल प्रदूषण करते हैं। ये आप याद रखना, ये वाटर पोल्यूशन करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये जीवाणुओं द्वारा अवगठित नहीं किया जा सकते। जो पानी में बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी जो प्रेजेंट होते हैं ना वो इनको अवगठित नहीं कर पाते, अवगठित तोड़ नहीं पाते इनको, और तोड़ नहीं पाते इसका मतलब अपमार्जक जो होते हैं उनको अवगठित नहीं किया जा सकता, और अवगठित नहीं किया जा सकता इसलिए जल प्रदूषण की समस्या जरूर उत्पन्न होती है इनसे, ठीक है। अगली जो बात वो है कि अपमार्जकों को भी इनकी जो वियोजित होने का गुण है इनके अंदर, उसके हिसाब से 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकृत, और एक होते हैं अजैव निम्नीकृत, मतलब एक तरह से होते हैं जो जीवों द्वारा विघटित किए जा सकते हैं और एक ऐसे होते हैं जो जीवों द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते हैं। ये चीज डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये पड़ती है इसके ऊपर, R जो एल्किल समूह है यहाँ पर उसके आकार के ऊपर निर्भर करता है। मतलब इसमें कार्बन कम है, श्रृंखला जो है असाकित है, सीधी श्रृंखला है, मतलब कम कार्बन है इसके अंदर और सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, साकित नहीं है, मतलब असाकित है, असाकित तो वो जीवाणु द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये साकित हो तो वो उनके द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये अपने पास हुआ जो अपमार्जक था, उससे जो रिलेटेड आगे की जो चीजें थी जो पेंडिंग में रह गई थी वो। और अब अपन चालू करते हैं कि जो अपमार्जक या साबुन होते हैं वो कपड़ों की धुलाई जो है वो किस तरीके से करते हैं और किस। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है जो मिसेल निर्माण और साबुन से जो कपड़े जो धोए जाते हैं, उस शोधन क्रिया जो होती है उसको समझते हैं अपन। तो सबसे पहले जो मिसेल है उसको समझने से पहले अपन ने साबुन जो है उसके लिए क्या बोलता था कि जो वसा अम्ल होते हैं, वसा अम्ल, कौन से अम्ल, वसा अम्ल। वसा अम्ल का मतलब था
कि जिसमें कार्बन कम से कम 12 हो, अधिक से अधिक 18 हो। ठीक है, तो वैसा हम लोग सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ये जो था ये, इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था C17H35COONA। ध्यान से देखो, तुरंत आपको याद हो जाएगा। इधर है ना, इधर इस तरफ वाले भाग में केवल कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सबको समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन सीरा। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन भाग या हाइड्रोकार्बन सीरा। उसके बाद में देखो, इस तरफ हाइड्रोकार्बन नहीं है, प्लस माइनस चार्ज दिख रहे हैं आपको, तो इसको बोल सकते हो आप आयनिक, क्योंकि प्लस माइनस को आयन बोलते हैं, आयन। ये हो जाएगा आयनिक सीरा, या दूसरा नाम होता है इसका ध्रुवीय सीरा। ठीक है, उसके बाद में जो कपड़े होते हैं उनके अंदर जो गंदगी होती है, उनमें जो तेल की बूंदे होती हैं या फिर किसी भी तरह की गंदगी होती है ना, उसको जो है बाहर कौन निकालता है, बाहर। तो उसके लिए दो चीजें यहाँ पर होती हैं। हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है उसको बोलते हैं जल विरोधी। कौन सा बोलते हैं, जल विरोधी भाग। और ये जो होगा ना, इसका उल्टा होगा, इसको बोलेंगे जल स्नेही भाग। तो स्नेह का मतलब भी समझ गए आप कि जल से जो स्नेह करेगा ना, वो तो कौन होगा, ये वाला भाग होगा, आयनिक वाला। और जो गंदगी जो होगी उसको जो खींच के लाएगा बाहर, वो कौन सा भाग होगा, जल विरोधी होगा। क्योंकि जल के अंदर तो घुलेगा नहीं है, तो फिर रिएक्शन किससे करेगा, तो जो धूल के कण होते हैं या जो तेल की बूंदे होती है उनके साथ जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, ये करेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई बात कि साबुन के द्वारा शोधन क्रिया जो है, उससे पहले आपको साबुन समझनी थी। उसके अंदर दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन और आयनिक भाग। हाइड्रोकार्बन भाग को जल विरोधी बोलते हैं और आयनिक भाग को बोलते हैं जल स्नेही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो क्रिया होगी वो किस तरीके से होगी। जैसे ही साबुन को जल में घोला जाता है, जैसे ही साबुन को जल में घोला जाता है, तो ऐसे में इसका क्या हो जाता है, आयनन, मतलब टूट जाता है ये। और टूटने के बाद जो हमारे पास बचता है वही बचता है COO- और Na+। तो जो आयनिक सीरा होता है ना, ये इसमें Na हमारे पास रहता नहीं है, तो आयनिक में केवल इतना ही बचेगा ये, और इस तरफ जो हाइड्रोकार्बन में है वही आ जाएगा। अब ये जो होता है, इसको कार्बनों को इस तरीके से लिखने के बजाय कार्बनों को यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब एक्चुअल में ये कार्बन तो होते हैं अपने पास 17 पीछे वाले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप जो है इनको काउंट करके लिखें। इस तरीके से ऐसा लिख दो, बस ऐसा लगे कि भाई 17 हो गए होंगे। बाकी आप यहाँ से गिन के भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 ऐसे 3 4 5 ऐसे इस तरीके से गिन सकते हैं। ये जो भाग होता है पीछे वाला, इसका मैंने बता दिया था, हाइड्रोकार्बन है। इसको टेल भी बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं इसको। और ये हो गया हेड, हो गया मतलब मुख हो गया एक तरह से कहा जाए तो ये टेल पार्ट हो गई ये हाइड्रोकार्बन। अब जैसे ही कपड़ों के ऊपर जो है ना साबुन के द्वारा शोधन क्रिया करी जाती है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक डस्ट पार्टिकल है, ऑयल जो है उसका एक पार्टिकल है, इसकी है। इसमें क्या होगा कि अभी क्या बताया था, ये जो है ना ये वाला भाग जल विरोधी है। इसका मतलब जल से रिएक्शन नहीं करेगा, ये किससे करेगा, तेल से या धूल के कण से। तो उसको खींच के लाएगा। ये खींच के लाने का मतलब ये होगा कि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग ये इसकी तरफ होगा। तो आप इसको इस तरीके से बना दें इधर, ठीक है, ऐसे। इसको बड़ा भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इस तरीके से। तो ऐसे है ना, इसके अंदर फॉर्मेशन करना है आपको। इस फॉर्मेशन को ही बोलते हैं मिसेल। और ये जो संरचना प्राप्त हो रही है ना आपको, ऐसे गोलीय संरचना, ये जो गोलीय संरचना निर्मित हो रही है इस तरीके से, इस गोलीय संरचना को ही बोलते हैं। अब यहाँ पर है ना लास्ट में, वैसे आपकी बुक्स में इस तरीके से ओ लिखा हुआ दे रहे हैं, ओ, एक ही ओ, ऐसे ऐसे। बाकी देखो मैंने वास्तव में बता दिया आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 2। तो वास्तव में जो सही होना चाहिए ना यहाँ पर वो, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग है तो मान लेते हैं उसको, ऐसे होना चाहिए COO-। तो C तो चलो इसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन O 2 है इसमें। तो बाकी इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये जो संरचना अपने पास प्राप्त हो रही है उसको बोलते हैं अपन मिसेल। तो अगर इसकी परिभाषा पूछे ना कि मिसेल किसे कहते हैं, मिसेल किसे कहते हैं, तो देखो मिसेल किसे कहते हैं। मिसेल कहते हैं कि जब जो सोडियम स्टीरेट, इसका नाम सोडियम स्टीरेट था या साबुन था, साबुन, उसके लगभग 100 या फिर 100 भी याद मत रखो कि इसके जो है ना अधिक अणु जो है वो आपस में जुड़कर एक गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं। गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग केंद्र की ओर होता है। हाइड्रोकार्बन भाग जो है उसकी किसकी तरफ, केंद्र की तरफ, पृष्ठ की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा मतलब ये। और जो आयनिक भाग होता है वो क्या होता है, सतह की तरफ होता है। तो इस प्रकार निर्मित गोलीय जो आकृति होती है उसको बोलते हैं मिसेल। और मिसेल निर्माण से क्या होगा, ये इसको खींच के बाहर ले आएगा ऐसे। तो बाहर ले आएगा तो ये डस्ट पार्टिकल कपड़े से बाहर आ गया, और कपड़े से बाहर आ गया इसका मतलब क्या होगा, कपड़ा जो है वो क्या हो गया, साफ हो गया। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे समझते हैं कि मिसेल जो है वो क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। अगली जो बात है एक, जो मैं अपमार्जक के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपमार्जक जो होते हैं उनकी गुणवत्ता, अपमार्जक जो है उनकी गुणवत्ता
या मतलब उनके गुणों में सुधार जो है अपन कैसे कर सकते हैं। तो गुणवत्ता सुधार के लिए अपमार्जकों में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, अपमार्जकों में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिनमें से आप नोट करते चले जाइएगा, जिनमें से एक पदार्थ का नाम होता है अकार्बनिक फॉस्फेट। अकार्बनिक फॉस्फेट का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं होता। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो इस तरीके से आप इसको मान सकते हो, जैसे इसमें कार्बन है क्या, इस यौगिक में कार्बन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये अकार्बनिक हुआ। तो अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपन कौन से पदार्थों को काम में लेते हैं, अकार्बनिक जो फॉस्फेट होते हैं उनको। अकार्बनिक फॉस्फेट के अलावा दूसरा जो होता है ना वो होता है सोडियम पेरोक्सी बोरेट जो होता है वो। तो दो पदार्थ अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपमार्जकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए। तो अपने पास ये था पहला केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो दैनिक जीवन में रसायन, इसको अपन ने कंप्लीट कर दिया है। और इस तरीके से अपन ने सिलेबस है केमिस्ट्री के पोर्शन में 4 चैप्टर में से 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा 3 चैप्टर जो बचे हुए हैं उसको अपन जो है वो आगे अपन देखेंगे। इन चीजों को आप जो है रिवाइज कीजिए। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरा चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर उसके नोट्स प्रिपेयर करके रखो। किसी तरह की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। और जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा, एक ही चीज रिक्वेस्ट करिए आपसे कि जितने भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में हैं उन सभी स्टूडेंट को क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, जिससे वो भी क्लास जो है ना उनका उतना ही बेनिफिट उठा सके जितना बेनिफिट आप उठा पा रहे हैं। ठीक है, और चैनल को आपने तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन बाकी स्टूडेंट से भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टडी करते रहिए। और चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, तो देखो वैसे ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पीएच है ना, पीएच उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया था आपको -log H+। अब कई बार क्या है कि एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, H+ की सांद्रता दे दिया आपको, इस H+ की सांद्रता दी हुई थी और ऐसा पूछा गया था कि जो विलयन होगा वो उसकी पीएच कितनी होगी, वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि H+ की सांद्रता जो है ना वो है 1 × 10⁻⁷। यहाँ पे जो है इकाई दे देंगे इसकी कुछ भी, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या फिर ऐसे लिख देंगे 1 × 10⁻⁷ कैपिटल M। अब देखो इस 1 का तो कोई रोल नहीं है, किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको तो रहने दो आप, अपने पास क्या दे रखा है 10⁻⁷ दे रखा है। तो आप क्या करोगे, pH बराबर -log ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 10⁻⁷। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो आपको एक सूत्र याद रखना है। अगर log की फॉर्म में कुछ भी दे रखा हुआ आपको log m की पावर n, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये n पहले आ जाता है, तो ऐसा हो जाएगा log n log m। तो देखो इस -7 को यहाँ पे ले आओ तो माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा log ये 10। आधी बात समझ में। अब log 10 का जो मान होता है वो होता है 1, कितना 1। तो देखो ये 1 हो गया, तो pH कितनी आ गई अपने पास 7, pH कितनी आ गई 7, और pH 7 आई, इसका मतलब कैसा हुआ ये उदासीन। अगर 7 से कम आ रही होती तो अम्लीय होता। जैसे एक और बताता हूं मैं कि अगर आपको H+ की सांद्रता दे रखी होती 10⁻⁴, तो क्या करना होता आपको, इस 7 की जगह पे कितना रख देते, 4 रख देते, 4, और 4 रखते तो यहाँ पे कितना आता 4, और यहाँ पे भी कितना आ जाता 4 आ जाता। ये सूत्र आपको याद रखना है। एक यहाँ पे 4 दिया होता तो यहाँ पे 4 आ जाता, और 4 आता तो pH कितनी आती 4, तो विलयन किस तरीके का होता, अम्लीय होता। ठीक है, और 7 से ज्यादा जाती तो कैसा हो जाता, क्षारीय होता। ठीक है, और 7 आ जाती तो कैसा होगा, उदासीन। तो इस तरीके से अपन एक इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके दे रखा था, तो मैं वो pH में आपको बताया।